सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आ चुका है। आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ चुका है बच्चा? तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, मूल कर्तव्य में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में? हम इन्हें कहां देख सकते हैं? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल जल्दी से जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों की हमें कमेंट नहीं दिख पा रही है, ठीक है? बिल्कुल अब दिख रही हैं, ठीक है। बिल्कुल बहुत लोग कह रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों के साथ नहीं जाना चाह रहे हो क्या? देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बता रहे हैं? तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे हैं। आपका क्या? तो ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बता रहे हैं? तो आप कह रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है बेटा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे लाल लालियों, आप लोग एक बात बताइएगा, अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति कहे कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? आप लोग इसका जवाब क्या दोगे? संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप जो 5 प्रकार बता रहे हो श्रेया बेटा, वो स्वतंत्रताएं हैं। यही होता है जल्दबाजी का नतीजा, ठीक है? तो आप लोग बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। और इसकी एक ट्रिक याद कर लो, सार। इसकी एक ट्रिक याद कर लो बेटा, कौन सी? सार मेरे प्यारे बच्चों। सा से कौन सा न्याय हो जाएगा? तो सा से हो जाएगा सामाजिक न्याय मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय। आ से कौन सा न्याय हो जाएगा? तो आ से मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा आर्थिक न्याय हो जाएगा। कौन सा न्याय हो जाएगा बेटा? आर्थिक न्याय हो जाएगा। और रा से कौन सा न्याय हो जाएगा? तो रा से हो जाएगा आपका राजनैतिक न्याय। शायद मेरी बात इस आप लोगों को समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन, ये मैंने जो क्वेश्चन देखा बेटा, ये हमने पहला क्वेश्चन देखा। अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और वो ये क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहली बार संशोधन कब हुआ? संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहली बार संशोधन कब हुआ? अब आप लोग बताइएगा, संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहली बार संशोधन कब हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहली बार संशोधन कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? 44वां संविधान संशोधन 1968। अच्छा बेटा, बहुत ही गलत जवाब है, महागलत जवाब है, ठीक है? महागलत जवाब है। इस क्वेश्चन को गलत नहीं कहेंगे, इस क्वेश्चन को अगर हम महागलत कहें तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है बेटा? आप सभी लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहली बार जो संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। आप सभी को पता होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जहां तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो बेटा ऐसी गलती आप लोग दोबारा मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पहली बार संविधान संशोधन हुआ था बेटा 42वां संविधान संशोधन, और कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कब बेटा हुआ था? 1976 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखना, 1976 में हुआ था। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो आप कहोगे सबसे पहला वर्ड कौन सा जोड़ा गया? समाजवादी। कौन सा वर्ड जोड़ा गया बेटा? सबसे पहला वर्ड जोड़ा गया समाजवादी। उसके बाद में पंथ निरपेक्ष, इसी को हम लोग धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं, पंथ निरपेक्ष। और अगला मेरे प्यारे बच्चों क्या है? और अगला वर्ड आपको मिलेगा अखंडता। क्या मिलेगा बेटा? और अगला वर्ड आपको मिलेगा अखंडता मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग क्लियर रख लीजिएगा। हमारा भारत जो है वो एक धर्म निरपेक्ष भारत है, हमारा जो भारत है वो एक पंथ निरपेक्ष भारत है।
बिल्कुल विपुल बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? तो आप सभी लोग याद करिए छठी अनुसूची में क्या है, और छठी अनुसूची में जितने राज्य हैं उसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो इस आंसर में दिया हुआ है। अब आप लोग चुनिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? समझदार बच्चों के लिए इशारा ही काफी है, और बहुत सारे बच्चे ज्योति पाल, प्रत्युष मिश्रा, श्रेया पटेल, वैष्णवी राजपूत, प्रांजलि साहू, बहुत बढ़िया बेटा, दिग्विजय, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रेया पटेल पहले शायद यूपी कह रही थी, उत्तर प्रदेश कह रही थी, और उनका वो गलत जवाब था। ठीक है भाई, ऐसे गलत जवाब ना दिया करें, इसका सही जवाब दिया करें आप सभी लोग। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को आप लोग पहले शेयर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा अरविंद गौतम बेटा? त्रिपुरा हो जाएगा। आप सभी को जहां तक पता होगा, आप सभी लोगों को जहां तक क्लियर होगा, आप सभी लोग जानते होंगे कि छठवीं अनुसूची में कितने राज्यों की बात की गई है। तो छठवीं अनुसूची में कितने राज्यों की बात की गई है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा कि छठवीं अनुसूची में कितने राज्यों की बात की गई है। तो आप क्या बताओगे कि छठवीं अनुसूची में कितने राज्यों की बात की गई है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे छठवीं अनुसूची में बात की गई है किसकी? असम की बात की गई है। किसकी बात की गई है? असम की बात की गई है। और किसकी बात की गई? मेघालय की बात की गई है मेरे प्यारे बच्चों। और किसकी? असम, मेघालय की बात की गई है। और किसकी बात की गई? त्रिपुरा की बात की गई है। और किसकी बात की गई? मिजोरम की बात की गई है। किसकी बात की गई बेटा? मिजोरम की बात की गई है। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों की बात की गई है। और इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यहां पर दिख रहा है? तो आप कहोगे सर सीधी सी बात है, इसमें से जो राइट आंसर है वो हमको डायरेक्ट यहां पर दिख रहा है। आप देखिए, ये त्रिपुरा लिखा है और ये त्रिपुरा लिखा है। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, एक बात आप लोग बताइएगा, मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी भी आपसे एक वर्ड पूछा जाए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बोलिएगा, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और अगला मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? इस बात को भी कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से इस बात को भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सभी के फिर नाम पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद में भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या है? जल्दी से इस बात को भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों बताइए, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है, और उसके बाद में 11वीं अनुसूची में क्या है, और फिर 10वीं अनुसूची में क्या है, और 9वीं अनुसूची में क्या है? दूसरी में वेतन है। बिल्कुल सही जवाब है भाई विपुल जी का, बिल्कुल सही जवाब है विपुल। बेस्ट ऑफ लक। रितेश बागी बलिया वाले, दल बदल, बहुत बढ़िया रितेश वर्मा बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सारे लोगों के यहाँ पर आंसर आने लगे हैं। अगर मैं आंसरों की बात करूं तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिएगा। सबसे पहली बात, दूसरी अनुसूची में होगा वेतन। दूसरी अनुसूची में क्या होगा? वेतन होगा मेरे प्यारे बच्चों। और 11वीं अनुसूची में क्या होगा? 11वीं अनुसूची में होगा ग्राम पंचायत। क्या होगा बेटा? 11वीं अनुसूची में क्या होगा? तो 11वीं अनुसूची में होगा ग्राम पंचायत मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? तो 11वीं अनुसूची में हो जाएगा ग्राम पंचायत। और उसके बाद में ध्यान रखना, 10वीं अनुसूची में क्या होगा? 10वीं अनुसूची में होगा दल बदल। क्या हो जाएगा बेटा? दल बदल हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? भूमि अधिग्रहण और संपत्ति। भूमि अधिग्रहण और संपत्ति की बात होगी। भूमि अधिग्रहण और संपत्ति की मेरे प्यारे बच्चों आपसे बात की जाएगी इस अनुसूची में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल क्लियर रख लीजिएगा। इतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इतना बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड।
उसके बाद में अगली बात मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। अगला मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है? जल्दी से बोलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है? अनुच्छेद, बिल्कुल बेटा, गुड इवनिंग। उसके बाद अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद आपका जो है 72 या फिर 80। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? जल्दी से बोलिएगा। बहुत लोग कह रहे हैं 61। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो बहुत लोग राइट आंसर दे रहे हैं वो अनुच्छेद दे रहे हैं बेटा 72। ध्यान रखना, अनुच्छेद 72 इसका गलत जवाब है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा वो अनुच्छेद 71 है। अनुच्छेद 71 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 72 में तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं बेटा। अनुच्छेद 72 में तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं बेटा। राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां हैं? क्षमादान शक्तियां। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप लोग कैसे बोल सकते हो? राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां हैं बेटा? क्षमादान शक्तियां हैं। आप लोग इसको कैसे भूल सकते हो? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो अनुच्छेद नंबर 71 होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। और अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, अगली बात मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अनुच्छेद नंबर 61 होगा, आप सभी को पता है अनुच्छेद नंबर 61 में तो महाभियोग है। अनुच्छेद नंबर 61 में तो महाभियोग है, यानी इंपीचमेंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? महाभियोग है। तो ये वाला ऑप्शन कैसे हो सकता है? ये वाला ऑप्शन कैसे हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो कतई नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग गलत क्यों कर रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी प्रेसिडेंट और जब कभी भी मेरे प्यारे बच्चों वाइस प्रेसिडेंट की बात हो, वाइस यानी उपराष्ट्रपति की बात हो, तो इन दोनों के जो भी चुनाव संबंधी में गड़बड़ी होती है, चुनाव संबंधी मामलों में जो गड़बड़ी होती है, ध्यान रखना बेटा, ये गड़बड़ी कौन देखता है? तो ये गड़बड़ी मेरे प्यारे बच्चों कौन देखता है? तो ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट देखता है। कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। और ऐसी बात किस आर्टिकल में लिखी है? 71 में लिखी है। क्या मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसी गलती दोबारा करोगे? आप लोग वादा करो कि आप लोग अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। पक्का ना बच्चा? पक्का, वेरी गुड। आप लोग शायद अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसी गलती नहीं करोगे। मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। आप लोग हिमांशु सर के बड़े प्यारे प्यारे विद्यार्थी हो, आप लोग बहुत अच्छे से जीएस पढ़ते हो, आप किसी से भी जीएस पढ़ो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये वादा करो कि अब ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पक्का बेटा, गलत नहीं होगा ना? वेरी गुड। आप कहीं भी पढ़ें लेकिन बस सही पढ़ें और उसे अच्छा पढ़ें। बात समझ रहे हो बेटा? हाँ बेटा, आप उसे अच्छा पढ़ें, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी एक ट्रिक आप और याद कर सकते हो। इस ट्रिक को कई लोग बोलते हैं सरला। क्या बोलते हैं? सरला मेरे प्यारे बच्चों। यहां लिखते हैं 79, यहां लिखते हैं 80 और यहां लिखते हैं 81। अब ध्यान रखिएगा, इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? तो सा से क्या होता है? सा से होता है संसद मेरे प्यारे बच्चों। रा से क्या होता है? रा से होता है राज्यसभा। और लो से क्या होता है? लो से होता है लोकसभा। ये एक ट्रिक है जो सारे बच्चे जानते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेटा। प्रांजलि साहू, वेरी गुड बेटा। संडे को सीट का एग्जाम है, बहुत ही बढ़िया। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है रितेश वर्मा भाई, नीति वर्मा की संडे को सीटेट का एग्जाम है। बहुत ही बढ़िया न्यूज है भाई। इतनी अच्छी न्यूज आपको कहां मिली? सीबीआई वाले अगर जान गए कि ये नीति को पता है कि सीटेट का पेपर संडे को है, तो मान लिया जाएगा कि इनको पता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी न्यूज रखते हैं भाई, वेरी गुड। ऐसी न्यूज आप लोगों के पास होनी चाहिए जो न्यूज नीति के पास है। चलिए, तो एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये आप लोगों का प्यार ही है, ठीक है बेटा, वेरी गुड।
अब देखिएगा अगली बात, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? अब जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। कैसे क्लास करूंगी, किसी से नोट्स मांग लेना, ठीक है। 1 करोड़ जुर्माना, घर पर बुलडोजर अलग से नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। हाँ, घर केवल और केवल 2 ईंटों का नहीं बना होता है। घर प्यार, विश्वास, उम्मीदों, कर्तव्यों और बुनियाद की एक नींव होती है, उससे बनता है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 21 या 21 का फर्स्ट। बहुत ही बढ़िया, सारे छात्रों का यहां पर जो राइट आंसर आ चुका है वो आ चुका है अनुच्छेद आपका क्या आ चुका है? 91। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 91 होगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। अब एक बात बताओ, अगर तुमसे कभी कोई छात्र पूछे नींद का अधिकार, नींद का अधिकार किस अनुच्छेद में है? नींद का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अगर तुमसे कोई व्यक्ति पूछे जीने का अधिकार किस में है, किस अनुच्छेद में है? जीने का अधिकार, जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अगर तुमसे कोई व्यक्ति पूछे स्वच्छ जलवायु, स्वच्छ जलवायु, स्वच्छ जलवायु आपको मिले, ऐसा अधिकार किसमें है? इंटरनेट का अधिकार, लेकिन रिचार्ज आप ही को कराना पड़ेगा। इंटरनेट का अधिकार किस आर्टिकल में है? जल्दी से बोलिएगा, इनसे संबंधित सारी बातें किस आर्टिकल में है? बहुत ही बढ़िया, इनसे संबंधित सारी बातें किस आर्टिकल में मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऐसी बातें हो तो ये ध्यान रखना, चाहे नींद का अधिकार हो, चाहे जीने का अधिकार हो, चाहे स्वच्छ जलवायु का अधिकार हो, चाहे इंटरनेट का अधिकार हो, इन चारों के क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आर्टिकल 21 हो जाएगा, आर्टिकल 21 हो जाएगा। और ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन आप लर्न कर लें, ऐसे क्वेश्चन आप लर्न कर लें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। गोल्डी वर्मा कह रही 18 में उपाधियों का अंत है। बहुत बढ़िया, क्या जानकारी दी आप। गोल्डी वर्मा जी के लिए एक क्लैपिंग बनती है। गोल्डी वर्मा जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी संसार को अवगत कराया है। उस जानकारी से 18 में उपाधियों का अंत है। बहुत बढ़िया गोल्डी जी, आप ऐसे ही जानकारियां समय समय पर इस देश को बताते रहें ताकि हमारा समाज, हमारी संस्कृति ऐसे बातों को जानकर दुनिया के चकाचौंध से दूर होकर एक नए मार्ग की ओर अग्रसर हो पाए। थैंक यू गोल्डी जी, धन्यवाद। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? विधायक नहीं होगा यहां पे, किस विधेयक के माध्यम से, किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? किस विधेयक के माध्यम से की गई थी बताइएगा। बहुत बढ़िया, मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का बड़ा ही लाजवाब आंसर आना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट आएगा, बिल्कुल सही आएगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, लाजवाब। लाजवाब का मतलब लाजवाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? अभी तक किसी का राइट आंसर नहीं आया है, जल्दी से बताएं। लेवल हाई वाले लोग कहां गए भाई? लेवल हाई है, आप बताइए आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? संविधान विधेयक
1895। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बताइएगा वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से आप लोग बताइएगा, वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वेरी गुड सुभी बेटा, वेरी गुड। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जबकि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हुआ करती थी? तो जबकि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या हुआ करती थी कितनी? तो पहले मौलिक अधिकारों की संख्या हुआ करती थी, पहले मौलिक अधिकारों की संख्या हुआ करती थी कितनी? तो पहले मौलिक अधिकारों की संख्या हुआ करती थी मेरे प्यारे बच्चों 7 हुआ करती थी। बट आज मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो चुकी है? आज मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो बेटा 6 हो चुकी है। बहुत बढ़िया, तमाम सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। प्लीज लाइक एंड शेयर एवरीवन। नवीन यादव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है? जल्दी से बोलिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल गलत जवाब दे दिया। राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोगों का गलत जवाब हो गया। इसी तरीके से कहते हैं, बिल्कुल यहां पर एक व्यक्ति का राइट आंसर है 8528, इसका लास्ट में नंबर है। उसका नाम ऐसा है कि मैं नाम नहीं ले सकता हूं। भाई आपने अपना यहाँ नाम जो रखा है चुम्मा चाटी, ये सब क्या रखे हो बेटा? तुमको नाम कोई बहुत बढ़िया मिलते नहीं है क्या? इतने बढ़िया बढ़िया नाम है, सुप्रिया, रश्मि, ये सब नाम रख लो बेटा। ये सब अच्छे अच्छे नाम है बेटा, ठीक है। पूजा रख लो, सुप्रिया रख लो, रश्मि रख लो, तमाम सारे दुनिया में नाम है। गिरधारी रख लो, राम दुलारी रख लो, राम प्यारी रख लो, बेचे लाल रख लो, गजोदर रख लो, बेटा। हाँ बेटा, तो ये सब नाम नहीं अच्छे लगते बेटा, बात समझ रहे हो? अच्छा नहीं लगता है बेटा। चुम्मा चाटी कोई नाम है बेटा? गंधवाए पड़े हो। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो ध्यान रखना, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। और एक बात जल्दी से बताइएगा कि अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछे, अगर आपसे कोई भी पूछे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सभी को पता होना चाहिए बेटा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? जल्दी से बोलेगा, किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता होगा किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, अब्दुल पाकिर जैनुल लाब्दीन को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। तमाम सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। दूसरा कह रहा है हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। अगला कह रहा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। और अगला कह रहा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर एक वर्ड क्या लिखा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखना, यहां पर एक नहीं वर्ड लिखा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, सुधांशु वर्मा, वैभवी गुप्ता, सुभी गुप्ता, सरिका, प्रांजलि साहू, बहुत ही बेहतरीन। हेमिस लद्दाख में है, वेरी गुड,
बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु में ना होकर कहां है, तमिलनाडु में होकर लद्दाख में है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ हेमिस पर्व कहां बनाया जाता है। अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछे हेमिस पर्व कहां बनाया जाता है तो आप क्या कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को ध्यान रखिएगा, हेमिस पर्व लद्दाख में ही बनाया जाता है। कहां बनाया जाता है, हेमिस पर्व लद्दाख में बनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे कभी भी कोई व्यक्ति लोसर पूछ ले कि लोसर पर्व कहां बनाया जाता है तो ध्यान रखना लोसर पर्व सिक्किम में बनाया जाता है। कहां बनाया जाता है, लोसर पर्व सिक्किम में बनाया जाता है, जबकि हेमिस पर्व कहां बनाया जाता है, लद्दाख में बनाया जाता है। एक बात और यहां पे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी लोसर नहीं बेटा, ध्यान रखना यहां पे गलत हो गया, लोसर जो पर्व है ये लद्दाख में ही बनाया जाता है। लोसर जो पर्व है ये लद्दाख में बनाया जाता है। और अगर आपसे कभी भी लोसांग पूछ ले, क्या पूछ ले, अगर कभी भी आपसे लोसांग पूछ ले तब आप कहोगे कि लोसांग पर्व कहां बनाया जाता है, तो लोसांग पर्व सिक्किम में बनाया जाता है। लोसांग पर्व कहां बनाया जाता है तो आप कहोगे लोसांग पर्व सिक्किम में बनाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर को समर्पित मेट्रो स्टेशन, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर को समर्पित मेट्रो स्टेशन कौन सा हो चुका है। यह उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बताइएगा उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर को समर्पित मेट्रो स्टेशन कौन सा हो चुका है। लखनऊ, बरेली, आगरा या ग्रेटर नोएडा। डॉली शुक्ला जी का, बहुत बढ़िया, श्रेया पटेल जी का, श्रेया जी को पता है भाई, तुक्का मार रहे हो कहा तुम लोग हैं, लग रहा तुम लोग तुक्का मार रहे हो, बहुत तुक्का मार रहे हो बेटा, वेरी गुड, बहुत तुक्का मार रहे हो। आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ग्रेटर नोएडा मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, ग्रेटर नोएडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। अब एक बात बिल्कुल क्लियर रख लो, एक बात बिल्कुल नोट डाउन रख लो, अगर तुमसे कभी भी पूछा जाए, अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि बताओ भैया सबसे अमीर जिला कौन है, सबसे अमीर जिला कौन है, तो आप कहोगे सबसे अमीर जिला ग्रेटर नोएडा है। अगर तुमसे कोई व्यक्ति पूछे सर्वाधिक साक्षरता कहां है, सर्वाधिक साक्षरता कहां पाई जाती है, ग्रेटर नोएडा। अगर तुमसे पूछे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पाई जाती है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी ग्रेटर नोएडा में पाई जाती है। उसके बाद में सबसे कम लिंगा अनुपात कहां है, सबसे कम लिंगा अनुपात कहां है, तो भी कहोगे ग्रेटर नोएडा। 851 लिंगानुपात है, और कितने पुरुषों पर, तो प्रति 1000 पुरुषों पर। उसके बाद में अगली बात ध्यान रखिएगा कि जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, तो कहोगे ग्रेटर नोएडा। उसके बाद में फिल्म सिटी, उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी, हम इसे छोटी फिल्म सिटी कहते हैं, यह भी ग्रेटर नोएडा है। नॉलेज पार्क कहां स्थापित किया गया, तो नॉलेज पार्क भी ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। और इसे उत्तर प्रदेश की क्या कहा जाता है, इसे उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इसे उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले पॉड टैक्सी चलाई गई, सबसे पहली बार पॉड टैक्सी चलाई गई, तो भी आप कहोगे ग्रेटर नोएडा मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहोगे, ग्रेटर नोएडा कहोगे। सबसे पहली बार पॉड टैक्सी कहां चलाई गई, ग्रेटर नोएडा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेक्टर 16 में नहीं, ठीक है, सेक्टर 16 में नहीं, नॉलेज अधूरा ना रखें, नॉलेज पूरा रखें। सेक्टर 16 नहीं, सेक्टर कौन सा है, तो सेक्टर जो है वो 50 है, सेक्टर 50। अधूरी नॉलेज बिल्कुल ना रखें, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, बिल्कुल इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को क्लियर रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए यहां तक बिल्कुल क्लियर है सारी बातें, बहुत ही बढ़िया, बिंदास तरीके से सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, इसको बिल्कुल क्लियर रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में नई जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया, भारत में नई जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया,
सर व्हेन इज योर बर्थडे, आई विल गिव यू अ गिफ्ट, यू आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है बेटा, आई एम एक्सेप्टेड। चलो आगे मेरे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत में नई जनसंख्या नीति कब अपनाई गई? 1990, 1999, 2005 या सन 2000 मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बोलिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ चुका है, बहुत सारे विद्यार्थियों का सही जवाब आ रहा है, और बहुत लोग इसमें 2021 ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, जो लोग मॉर्निंग में पढ़े होंगे वो 2021 ढूंढ रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछे, नोट कर लो बेटा, अगर कभी भी आपसे पूछे कि भारत की नई जनसंख्या नीति, भारत की नई जनसंख्या नीति कब अपनाई गई, तो कहोगे सन 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत की नई जनसंख्या नीति कब अपनाई गई, आप कहोगे सर 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति कब लागू हुई, तो हमेशा ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति सन 2021 में लागू हुई। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश में ही लागू होगी, जबकि भारत की नई जनसंख्या नीति पूरे भारत में लागू होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे कभी भी भारत की नई जनसंख्या नीति पूछेगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 2000 हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति पूछेगा, उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति पूछेगा, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति सन 2021 में स्टार्ट हुई, 2021 में प्रारंभ हुई। और कब प्रारंभ हुई? तो 11 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुई। इसको किसने प्रारंभ किया? इसको ध्यान रखिएगा, योगी जी ने प्रारंभ किया। इसको किसने प्रारंभ किया मेरे प्यारे बच्चों? इसको योगी जी ने प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? योगी जी ने प्रारंभ किया। और कहा कि जिनके 2 बच्चे हैं, जिनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 ही बच्चे अच्छे हैं। ठीक है, जिनके 2 बच्चे हैं या मेरे प्यारे बच्चों 2 से कम बच्चे हैं, 2 से कम बच्चे हैं, उन्हीं को मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे राशन को लेकर, जैसे घर को लेकर। और जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को क्लियर रख पाए। अगर कभी भी आपसे पूछे कि भारत की नई जनसंख्या नीति कब लागू हुई, इज राइट आंसर 2000। और अगर कभी भी उत्तर प्रदेश की पूछेगा 2021। गलती नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, गलती नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, गुड। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, बेगूसराय या फिर पटना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का जल्दी से आप सभी लोग राइट आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दीजिएगा बेटा आप सभी लोग। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, बेगूसराय या फिर पटना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है? शुभम प्रजापति कह रहे हैं बी होगा, आशीष कुमार गुप्ता कह रहे हैं सी होगा, सागर कह रहे हैं डी होगा। हम क्या माने इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर पटना होगा। क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। अब बताइएगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को पता होगा 25-25। कितना बेटा? 25
25 किलोमीटर। आप सभी को पता होगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर है। आप सभी लोगों को क्लियर होगा, वेरी गुड। दूसरी बात ध्यान रखना, अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछे कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र मेरे प्यारे बच्चों कहां पर स्थित है, तो आप कहोगे पटना। कहां स्थित है, पटना। और पटना कहां है मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में, ठीक है। उसके बाद में अगर कभी कोई व्यक्ति पूछे कि डॉल्फिन डे कब बनाया जाता है, तो कह देना डॉल्फिन डे बनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी बनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस भी बनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस भी बनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को बनाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे ना बच्चा, इस बात को आप लोग क्लियर रखोगे ना बच्चा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, कन्नौज की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई, इसी को हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो जल्दी से बताओ कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है बताइएगा। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया, 1544 में, 1540 में, 1542 में या 1539 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल 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 कन्नौज का युद्ध 1540 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बेटा हम चौसा का नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 1540 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मोहित पाल जी, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जो लोग राइट आंसर दे रहे 1540 उनका बिल्कुल राइट आंसर है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका है 1540। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों 1540 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आप जल्दी से बोला बताइएगा शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम, तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां मेरे प्यारे बच्चों। और शेरशाह सूरी के द्वारा जीटी रोड का निर्माण कराया गया था। किस रोड का, जीटी रोड का निर्माण कराया गया था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में पटना शहर की स्थापना की गई थी। पटना शहर की स्थापना, उदयन जो होगा वो पाटलिपुत्र होगा, पटना शहर की स्थापना की गई थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इसको बिल्कुल क्लियर रख लेना मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। और इन्हीं के शासन काल में एक बहुत फेमस कवि और लेखक रहा करते थे, एक बहुत फेमस कवि और लेखक रहा करते थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने किताब लिखी थी पद्मावत। पद्मावत मेरे प्यारे बच्चों एक किताब लिखी थी, पद्मावत किताब लिखी थी। और इनका शासनकाल कब से कब तक था, 1540 से लेकर 1545 मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को आप लोग क्लियर रख लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डाली शुक्ला, प्रतिभा सोनी, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है, सारे बच्चों का यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, वेल डन मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में अब अगली बात देखिएगा, अगला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। सेशन को आप सभी लोग पहले एक बार शेयर कर दो भाई, सेशन को आप सभी लोग एक बार पहले शेयर कर दो। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, शासाराम बेटा में इसका मकबरा बना हुआ है, ठीक है, जल्दी से बोलेगा सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताएं की रचना करता था, रवानी, गुल्लखी, मोबा या अफरुक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो गुलरुखी होने वाला है। क्या होने वाला है, वो गुलरुखी होने वाला है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, तमाम सारे बच्चों के बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने दाग प्रथा तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन किया था, इल्तुतमिश, बलबन, अकबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। प्लीज लाइक एंड शेयर एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, तो प्लीज आप सभी लोग अपना काम करें, मैं अपना काम पूर्णतः ईमानदारी से कर रहा हूं। किस शासक
ने दाग प्रथा और हुलिया दाग प्रथा प्रचलन किया, प्रारंभ किया? इल्तुतमिश, बलबन, अकबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोई व्यक्ति नहीं बता पा रहा। मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा दाग प्रथा, फिर मैंने दूसरा पूछा क्या? हुलिया प्रथा। इन दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा बच्चा, इन दोनों क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखना, हुलिया दाग प्रथा और दाग प्रथा का जो प्रारंभ किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को पता होगा, एक बात इनके बारे में याद होगी, सबसे पहले स्थायी सेना रखना किसने प्रारंभ किया? तो स्थायी सेना रखना प्रारंभ किसने किया? उसके बाद में अगर कभी भी पूछे दाग प्रथा किसने प्रारंभ किया, अगर आपसे पूछे सेना को नगद वेतन किसने दिया, सेना को नगद वेतन किसने दिया, अगर तुमसे कोई पूछे सिकंदर ए सानी की उपाधि को किसने धारण किया, यानी दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी की उपाधि को किसने धारण किया, तो ध्यान रखना इन सब नामों में, इन सब नामों में मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो यही होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा प्रतिभा, तुमने सही बताया, ठीक है? इसलिए तुमको नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है? तुमको नोबेल प्राइज मिलता है बेटा, ठीक है? और नोबेल प्राइज रखने के लिए हम एक सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे जिसमें आपको चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट करेंगे, ठीक है? लगभग 100 ग्राम कपूर का इंतजाम करेंगे। 100 ग्राम कपूर होगी, 2 अगरबत्ती के पैकेट, धूप बत्ती होगी, कपूर होगा, उसके बाद में बहुत सारे तमाम सारे फल मंगाएंगे। तो अच्छा खासा इंतजाम करेंगे। नोबेल पुरस्कार देंगे तो बड़े बेहतरीन तरीके से देंगे ताकि सब याद करें, ठीक है? बिल्कुल। पहले आरती उतारेंगे प्रतिभा जी की, क्योंकि भाई वो हमारी सिस्टर हैं, हमारी बहन है, इनकी आरती उतारेंगे पहले अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद में बढ़िया धुआं देंगे, फिर उसके बाद में इनको नोबेल देंगे ताकि याद करेंगे कि हमको किसी भाई ने नोबेल दिया था। तो बेटा बहुत जल्दी आपको नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है, आप चिंता ना करें तनिक भी, बस तैयार हो जाएं बिल्कुल, हैं? अब आपको नोबेल मिलने वाला है। अब आपको बहुत कसके नोबेल मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? बिल्कुल पक्का देंगे बेटा, हम कहे तो ना पक्का देंगे। लेकिन तुम लोग लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम 1 रुपया तुमका नहीं देंगे। हम तुमका 1 रुपया नहीं देंगे, हम बता रहे हैं। बात समझ रहे हो? हाँ, हम यहाँ पढ़ाते पढ़ाते हमारा फेफड़ा निकला जा रहा है, लेकिन तुम लोग सर मुझे भी देना। हाँ बेटा, सबको देंगे बेटा नोबेल, है बेटा? नोबेल ऐसे रोड पे रखा रहता है, सबको देंगे, ठीक है बेटा? सबको देंगे, हाँ सबको देंगे बेटा। रोड पे रखा रहता है, जाके उठा लाएंगे, हैं? और क्या नोबेल हुई को है कि मानो सारा दुकान पे मिलता हुआ 35 रुपए किलो आलू हो गया है कि सबको एक एक दे देंगे, हैं? चलो, कानपुर से हो आप सर? क्या नहीं बेटा, हम वही बेटा जब मंगलयान चंद्रयान जो मिशन हुआ था, बस उसी वहीं से लैंड हुए थे बेटा, वो ऊपर पहुंचा, हम नीचे आए। चलो लाइक और शेयर कर दिया करो बेटा, बता रहे हैं आपको। हाँ, लाइक और शेयर नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। मुझे खाली सेब दे दीजिएगा, ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया, तुमको खाली सेब दे देंगे बेटा, सेब खाली करके तुमको दे देंगे। अगला बताओ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद था? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 256 या अनुच्छेद 32? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताओ बच्चा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलेगा। बहुत बढ़िया, लाइक एंड शेयर एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोगों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ चुका है। ध्यान रखिएगा, सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। अनुच्छेद 32 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। बोलिएगा सभी लोग,
इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, तभी तो आएगा मजा मेरे प्यारे बच्चों, तभी तो आएगा मजा मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। मैंने आपको कई बार बताया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है मेरे प्यारे बच्चों? संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा मेरे प्यारे बच्चों कहा है। वेरी गुड, संविधान की आत्मा कहा है। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। अब सभी लोग बताओ, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो। तो आप कहोगे आर्टिकल 32 के तहत मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 32 के तहत मेरे प्यारे लाल लालियों, आर्टिकल 32 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेरी गुड। और अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछे कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, ये तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, वह हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? जब कभी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो वह हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जाएगा? तो आप कहिएगा वह जो हाई कोर्ट जाएगा वह आर्टिकल 226 के तहत जाएगा, और वह सुप्रीम कोर्ट जो जाएगा वो आर्टिकल 32 के तहत जाएगा। ये दोनों बातें आप लोग क्लियर रख लेना, ये दोनों बातें आप लोग याद रख लेना। बोलो हां या ना, इतनी बात क्लियर है? यस या नो मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही बढ़िया। सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत और अस्पृश्यता को लेकर बहुत सारा जो है इन्होंने मेहनत किया, और वाकई में 14 अप्रैल को इनकी जयंती बनाई जाती है। वाकई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होना बहुत एक अलग बात है, अजीब बात है मेरे प्यारे बच्चों। और ध्यान रखना, ऐसे महापुरुष बहुत जन्मों बाद उनका जन्म होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। लोग बहुत सारा जो है अस्पृश्यता आज भी लोग करते हैं, आज भी करते हैं, बट मेरे मानने से नहीं करना चाहिए। मैं इसी बात पे आप सभी लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं। अगर आप सुनिएगा, इरशाद कहिएगा तो मैं सुनाऊं आपको। अगर आप इरशाद करें तो मैं सुनाऊं, अगर आप इरशाद करें तो मैं आपको सुनाऊं, वरना फिर रहने देता हूं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अच्छा, आप इतना आप कह रहे हैं तो सुनाना बनता भी है, वरना हम ना सुनाते। आप इतना कह रहे हैं तो फिर हम सुना देते हैं, वरना हम ना सुनाते। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। चलो, वरना मन नहीं था हमारा, मन नहीं था हमारा, बस तुमने कह दिया तो हम सुनाने जा रहे, वरना हमारी इच्छा नहीं थी। इच्छा थी नहीं बस, समझ रहे हो? बस इच्छा थी नहीं, बस तुम्हारे कहने की वजह से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सुनिएगा बेटा, तो आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा मेरे। बस 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 बस, चलिए वेरी गुड। चलो रहने दीजिए सर, चलो फिर कह रहे हो तो फिर नहीं बेटा, वो तो है ही है, वो तो है। शिक्षा व शेरनी का दूध जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, मन नहीं है तो रहने दो सर। अरे नहीं बेटा, आप तुमने कह दिया है तो हम सुनाएंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा। खैर मजाक की बात अपनी दूसरी है। जो लोग बहुत मतलब छुआ, ये आर्टिकल 17 को लेकर है। बांट दिया है इस धरती को, बांट दिया है इस धरती को कि ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भारत है, तो बांट दिया है इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा? बांट दिया है इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे तो बताओ बहती धारा का क्या होगा? बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे तो बहती धारा का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी, और मुस्लिम में आवे जमजम होता है, और आवे जमजम भी पानी। शिव की गंगा भी पानी, आवे जमजम भी पानी, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? पानी का मजहब क्या होगा? जो करे नस्लों का बंटवारा वो रहबर कौम का ढोंगी है। जो करे नस्लों का बंटवारा रहबर कौम का वो ढोंगी है। एक हवा में सांस है सबकी, एक हवा में सांस है सबकी। अब क्या हवा नहीं चलाओगे?
क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी थी? तो एक बात ध्यान रखना बेटा, ये चलता रहता है, ये मैंने सुनाया है, ठीक है। हमें लगा खत्म हो गया, नहीं बेटा अभी शुरुआत हुई, खत्म थोड़ी ना हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। वाह सर बहुत बढ़िया, थैंक यू। लाइक एंड शेयर एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों, लाइक और शेयर कर दो आप सभी लोग। अभी बहुत बड़ा है बेटा, सुनाएंगे सुन नहीं पाओगे, ठीक है, हाँ बहुत बड़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू, अस्पृश्यता का अंत, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया आकाश जी, बहुत बढ़िया, जल्दी से बोलेगा। डी ऑप्शन कह रहे हैं कुछ लोग, नहीं नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप सभी लोग लगातार करते रहिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा पहला वाला है, इस क्वेश्चन का पहला वाला। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल नंबर 356। अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल नंबर 17। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल नंबर 21A। तो यही वाला होगा, बिल्कुल इस बात को आप ध्यान रखिए, वेरी गुड, क्योंकि ये तो आर्टिकल नंबर 21 का ए हो जाएगा ना, इस बात को क्लियर रखिए भाई। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताओ भाई, बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 293, 293, अनुच्छेद 280, 280, अनुच्छेद 249, 249 और अनुच्छेद 263, 263। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? बहुत ही बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो लोग राइट आंसर क्या दे रहे हैं बेटा, 280, उनका बिल्कुल राइट आंसर है, उनका बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, उनका बिल्कुल सही जवाब है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, अनुच्छेद 280 बिल्कुल राइट आंसर है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर तुमसे कभी भी कोई व्यक्ति पूछे कि प्रेसिडेंट किसकी किसकी नियुक्तियां करता है, तो ध्यान रखिएगा जो भारत का राष्ट्रपति होता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, आपको पता होगा बेटा। उसके बाद में ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की सलाह पर वह मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करता है, इस बात को भी आप लोग क्लियर रखिएगा। उसके बाद में ध्यान रखना, जो संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर होते हैं तो वह उनकी भी नियुक्ति करता है। लेकिन पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति यही करते हैं। उसके बाद भारत के जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक होते हैं, भारत के जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक होते हैं, आर्टिकल नंबर 148, ठीक है, तो भारत के महालेखा नियंत्रक जो परीक्षक होते हैं उनकी भी नियुक्ति यही करते हैं। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, आर्टिकल नंबर 76 आप सभी को पता होगा, उनकी भी नियुक्ति यही करते हैं। उसके बाद में ध्यान रखिएगा अल्पसंख्यक आयोग मेरे प्यारे बच्चों, उनकी भी नियुक्ति यही करते हैं। उसके बाद में पिछड़ा वर्ग, उसके बाद में कौन सा वर्ग? पिछड़ा वर्ग आयोग, उनकी भी नियुक्ति यही करते हैं। उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं बेटा? तो उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? यही करते हैं। उसके बाद में अगली बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति मेरे प्यारे बच्चों, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भी आप कहोगे राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों,
बिल्कुल, लाइक एंड शेयर एवरीवन कर दीजिएगा, बाकी चाहूं तो और लिख दूं, ठीक है बेटा, बट इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग का, और ध्यान रखना वित्त आयोग का गठन भी यही करते हैं, वित्त आयोग जो वहां पर लिखा हुआ है। कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं, इसका भी गठन यही करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हमने आपको बताया की पॉइंट, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? जल्दी से बोलेगा, बहुत आसान है, जल्दी से बता सकते हो। भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आप कहोगे एक प्रकार का विधिक अधिकार है, यानी एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, संपत्ति के अधिकार से कुछ प्रश्न आते हैं। अगर संपत्ति के अधिकार की बात करोगे तो ध्यान रखना कि संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों, इसको किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो आप कहोगे 44वां संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए, ठीक है। और कब हुआ? तो 4 और 4 8, यानी 1978। 42वां होता तो 4 2 6 1976 हो जाता। उसके बाद में ध्यान रखिएगा किस आर्टिकल में है? 300 के ए में। किस भाग में है? भाग 12। पहले भाग 3 में था, इस बात को ध्यान रखिएगा। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप लोग ध्यान रख पाओगे मेरे हिसाब से, ठीक है, वेरी गुड, मौलिक अधिकार था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उच्चतम स्तर के जनहित की है? जल्दी से बोलिएगा। ये आपका क्वेश्चन किसका आ गया? ये आपका क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों किसका? तो एक क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों मानसिक अभिरुचि का। मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, ये एसआई में आता है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उच्चतम स्तर की है? जल्दी से बोलेगा। घरेलू हिंसा, सार्वजनिक आग, यातायात दुर्घटना, स्थानीय विरोध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? ये मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़िएगा बेटा। ये किसका क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन है मानसिक अभिरुचि का। नहीं नहीं, वही दिक्कत है। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उच्चतम स्तर की जनहित है मेरे प्यारे बच्चों? अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का बहुत लोग राइट आंसर दे रहे हैं क्या? घरेलू हिंसा। नहीं बेटा, आप ये बताइए, आप मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, घरेलू हिंसा में एक परिवार प्रभावित होगा, यातायात दुर्घटना में 1 या 2 गाड़ियां प्रभावित होंगी, और स्थानीय विरोध में थोड़े से लोग प्रभावित होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा लोग प्रभावित किसमें होंगे? तो सार्वजनिक आग में। आप सबसे पहले किसे बचाने का प्रयास करोगे? आप कहोगे हम सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों सार्वजनिक आग। तो ध्यान रखना, यहां पे एक वर्ड भी तो लिखा था, यहां एक वर्ड क्या लिखा था? उच्चतम स्तर के जनहित की है। उच्चतम स्तर जिसमें सबसे अधिक लोगों का नुकसान होता हो। तो सबसे अधिक नुकसान किसमें है बेटा? आप कहोगे सार्वजनिक आग में। आग से पेड़ पौधों को भी नुकसान, आग से वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं को भी नुकसान, और आग से वहां पर रहने वाली जो बिल्डिंग होंगे, वहां पर लोग जो होंगे, उनको भी परेशान मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए सार्वजनिक आग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप देखो, इसमें प्रभावित होने वाला केवल एक परिवार, हद है 2 परिवार। दुर्घटना में कुछ लोग प्रभावित, ज्यादा लोग नहीं, कुछ लोग, और स्थानीय विरोध में भी कुछ लोग, कुछ लोग। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सर्वाधिक लोग प्रभावित, इसमें सर्वाधिक लोग प्रभावित हैं,
और जो लोग जिसमें सर्वाधिक लोग प्रभावित होते हैं वही उच्चतम स्तर के जनहित की चीज शामिल होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बोलिएगा इतना समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो मेरे प्यारे बच्चों। मेरे हिसाब से इतनी आपको चीजें समझ में आई होंगी मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे देखिए, ये बताइए आपके निकट, थोड़ा इसको छोटा किए दे रहा हूं, आपके निकट परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, बताओ, भगवान ना करे कभी कभी ऐसा हो, आपके निकट परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, आप इस स्थिति में कैसे निपटेंगे? आप इस स्थिति में कैसे निपटेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? सबसे पहला ऑप्शन लिखा है व्यथित हो जाएंगे और जीवन में कम रुचि लेंगे। अगर जीवन में कम रुचि लेना तो काहे यूपी पे ज्वाइन कर रहे हो, फिर घर बैठो चुपचाप, काम से 1 महीने छुट्टी ले लेंगे। अच्छा पड़ोस में मृत्यु हुई गए तो 1 महीने छुट्टी ले लो, यूपी पे ज्वाइन करने कोई आवश्यकता ही नहीं बेटा, घर बैठो। फिर ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा कुछ हुआ ही ना हो, अपने आप को काम में व्यस्त रखेंगे और कोशिश करेंगे और घटना में अभ्यस्त हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका कहने का मतलब है कि आप अपने आप को काम में व्यस्त रखें। जब आप अपने आप को काम में व्यस्त रखेंगे तो वो चीजें आपको बार बार याद नहीं आएंगी। और दूसरी बात लिखी है, और इसका आप कोशिश करें कि आप इस घटना में अभ्यस्त हो जाएं, क्योंकि ऐसी घटना केवल एक बार घटित नहीं होगी, बार बार हो सकती है, अनेक बार हो सकती है। तो आप इस घटना के अभ्यस्त हो जाएं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक घटना है सहारनपुर की। सहारनपुर में कांस्टेबल 112 नंबर पर कॉल की गई। जब 112 नंबर पर कॉल की गई, ये मानसिक दृढ़ता का क्वेश्चन है भाई, मानसिक दृढ़ता का क्वेश्चन पूछा गया। आप बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछा गया कि सहारनपुर की घटना है, उसमें कांस्टेबल था जो 112 नंबर पे कॉल की गई और वो कांस्टेबल उस स्थान पे पहुंच रहा था। हालांकि जो घायल हुआ था वो उसी का ही कांस्टेबल था, उसी के ही कोतवाली का कांस्टेबल था जो घायल हुआ था, और 112 नंबर पहुंच रही थी। अचानक उस कांस्टेबल के पास में कॉल गई और बताया गया कि उसकी बिटिया की मृत्यु हो गई। ये सहारनपुर का केस अभी हाल ही का, उसकी बिटिया की मृत्यु हो गई है। अब आप बताइए, वो कांस्टेबल जो उसकी कोतवाली का है, जो घायल हो गया है, वो उनके पास जाएगा या गाड़ी रख देगा, दूसरे को दे देगा और वो अपने घर चला जाएगा? मानसिक दृढ़ता क्या कहती है? आप उस समय दरोगा हैं, आप उस समय कांस्टेबल हैं, आपका फर्ज क्या कहता है, आपका कर्तव्य क्या कहता है? आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आप क्या करेंगे? आप अपनी गाड़ी से अपने कांस्टेबल को बचाने के लिए जाएंगे, आप अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करेंगे। यही मानसिक दृढ़ता कहती है, यही मानसिक दृढ़ता कहती है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि बिटिया की जान निकल चुकी है, बिटिया की जान जा चुकी है, और जिसकी जान जा चुकी है उसके लिए परेशान होना यह मानसिक दृढ़ता का सबूत नहीं होता है। हां, अगर कांस्टेबल के लिए हम समय पर नहीं पहुंचेंगे तो उसकी जान निकल सकती है मेरे प्यारे बच्चों, हम उसके लिए समय पर पहुंचेंगे, ड्यूटी को अपनी कंप्लीट करेंगे। यही मानसिक दृढ़ता का सबसे बड़ी, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात होती है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, इस बात को बताइए। क्या मैंने जो आपको बताया समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेबल के पास जाएगा, क्योंकि जिसकी जान निकल चुकी है उसके पास जाने से कोई फायदा नहीं, फिर तो उसकी जान निकल चुकी है। मानसिक दृढ़ता का यही सबूत कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? बिल्कुल, कभी मैं आपको मानसिक दृढ़ता पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। कौन सा कानून धार्मिक महत्वपूर्ण स्थलों को नुकसान पहुंचाने वाले को दंडित करता है? आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक समुदाय के लोग हैं, मैं किसी को क्यों कहूं, आप सभी लोग पहचानते हो और जानते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं, उसमें मूर्तियों को तोड़ देते हैं, और उसके पश्चात वहां पर कुछ ऐसे कृत्य करते हैं जो वाकई में सही नहीं होते हैं। आपने कई बार देखा होगा, हमारे तिरंगे झंडे पर बहुत सारे लोग इसमें पैर रखे हुए हैं, हमारे महत्वपूर्ण स्थलों को वो लोग नुकसान पहुंचाते हैं, मूर्तियों को तोड़ देते हैं। तो उसके लिए कौन सा अधिनियम होगा? पूजा स्थल अधिनियम, आईपीसी की धारा 307,
या फिर समानता का अधिनियम, या फिर मेरे प्यारे बच्चों सीआरपीसी की धारा 144? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग सोचेंगे इस क्वेश्चन का आईपीसी कर दे, नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करोगे पूजा स्थल अधिनियम। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? वो आपका होगा पूजा स्थल अधिनियम। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आपको एक लड़की का फोन आता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपको एक लड़की का फोन आता है कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया है। सुनिएगा बड़े ध्यान से, आपको एक लड़की का फोन आता है कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट क्या कर लिया गया है? हैक कर लिया गया है, और उसकी निजी जानकारी साझा की जा रही है, उसके फोटो साझा किए जा रहे हैं। आप इस स्थिति में क्या करेंगे? सबसे पहली बात, उसे दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए कहेंगे। अगर उसको दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाना होता तो वो स्वयं ना बना ली होती, वो काहे फोन करती? भाई उसकी पर्सनल चीजें साझा की जा रही हैं। आगे कहा जा रहा है उसे निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के लिए कहेंगे। भाई सीधी सी बात है, वो आप लोगों के पास फोन मिलाई है तो सीधी सी बात है, आप बताइए क्या होगा? निकटतम पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन में मेरे प्यारे बच्चों क्या हैक करने वाली बात, सोशल मीडिया वाली बात कंप्लीट होती है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। फिर कह रहा है कि साइबर अपराध विभाग को कॉल के बारे में सूचित करेंगे और स्थानांतरित करेंगे। और उसके बाद में अगला क्या कह रहा है? तो अगला बड़े ध्यान से पढ़िएगा, अगला कह रहा है कि उसे शांत होने और इसे अनदेखा करने के लिए कहेंगे। मतलब हम उसे कहें तुम शांत हो जाओ और इस घटना की आदत डाल लो, ये तुम्हारे साथ कभी भी हो सकती है, तो हम लोग यूपी भी काहे ज्वाइन कर रहे हैं फिर घर बैठे? तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तीसरा वाला। जब कभी भी अकाउंट हैक कर लिया जाता है, इससे संबंधी कोई दिक्कत आती है, इससे संबंधी कोई बात आती है, तो हम लोग साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम को फोन करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। किसी भी क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए सही कदम क्या है? लाइक और शेयर आप सभी लोग भाई नहीं करते हो, लाइक और शेयर आप सभी लोग भाई करते रहो। किसी क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए सही कदम क्या हो सकता है? वाहनों को जब्त करना, गश्त करना, वार्निंग शॉट या दान? ध्यान रखना, जब कभी ऐसी घटना होती है तो हम गश्त करते हैं। क्या करते हैं बेटा? गश्त करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गश्त करना। क्या बेटा? गश्त करना। वेरी गुड। बच्चे मन के सच्चे, अच्छा बहुत बढ़िया तुम्हारा नाम है भाई, बच्चे मन के सच्चे।